नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जापान को पीछे छोड़कर भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी बना, 2028 तक तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी इंडिया से आगे है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत आधिकारिक तौर पर अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। भारत ने यह उपलब्धि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हासिल की है। दरअसल दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। आज भारत जापान से बड़ा है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। वहीं दोस्तों, नीति आयोग के सीईओ ने यह भी कहा कि अगर हम अपनी योजना और सोच विचार पर टिके रहे तो 2.5-3 साल में ही हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की मौत, 27 नए केस मिले, एक्टिव मरीज 363 हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक की। जी दोस्तों, देश में कोरोना के नए वेरिएंट से बीते 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बेंगलुरु में कोरोना पीड़ित 84 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। इससे पहले ठाणे में 21 साल के युवक की मौत हुई थी। वहीं दोस्तों, बीते दिन 23 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में 8, राजस्थान कर्नाटक में 5, उत्तराखंड हरियाणा में 3, मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 और यूपी के नोएडा में 1 मामला सामने आया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। CBSE ने सभी स्कूलों के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। छोटी क्लासेज में मातृभाषा में पढ़ाने पर जोर। इसी एकेडमिक ईयर से लागू होंगे नियम। जी हाँ दोस्तों, CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बोर्ड संबंधित स्कूलों के लिए गुरुवार 22 मई को गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें प्राइमरी एजुकेशन के लिए मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज को इसी एकेडमिक सेशन यानी कि 2025-26 से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाना होगा। बोर्ड ने कहा कि शुरुआती पढ़ाई के दौरान खास तौर पर इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। ये गाइडलाइंस इस नेशनल करिकुलम वर्क फ्रॉम फॉर स्कूल एजुकेशन यानी कि NCF 2023 के तहत जारी की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप बोले, रूस ने हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक चुराई। कहा, ओबामा के राष्ट्रपति रहते ऐसा हुआ, हमने डिजाइन किया था। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को चुराने का आरोप लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाइपरसोनिक तकनीक को हमने डिजाइन किया है। उन्होंने दावा किया कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहते हुए रूस ने इस चोरी को अंजाम दिया था। ट्रंप शनिवार को US मिलिट्री एकेडमी वेस्ट पॉइंट के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने एकेडमी के पास आउट हुए 1000 कैडेट्स को संबोधित किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार चुनाव की तैयारी, जातिगत जनगणना का समर्थन और ऑपरेशन सिंदूर को सैल्यूट। दिल्ली में NDA की बैठक से निकले बड़े संदेश। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने रविवार को दिल्ली में एकजुटता का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक से 3 अहम राजनीतिक और रणनीतिक संदेश सामने आए। राष्ट्र की सुरक्षा पर निर्णायक कार्यवाही की सराहना की गई। सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना के समर्थन में प्रस्ताव और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर व्यापक मंथन हुआ। इसके साथ ही बैठक से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA की राजनीतिक रणनीति के संकेत भी साफ तौर पर उभर कर सामने आए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा में हाई अलर्ट। 60 किलोमीटर के रूट पर 35,000 जवान, 4,000 कैमरे लगाए, 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। जी हाँ दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस साल अमरनाथ यात्रा अपने इतिहास की सबसे कड़ी हाई सिक्योरिटी में होने जा रही है। सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2024 में जहां कुल 40,000 जवान तैनात थे, वहीं इस बार 35,000 जवानों की तैनाती मात्र 60 किलोमीटर वाले दोनों रूट पर ही रहेगी। इसके अलावा जम्मू से पवित्र गुफा तक जाने की सुरक्षा 1 लाख जवान संभालेंगे। दोनों रूट हाई रेजोल्यूशन और फेस रिकग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी वाले 4000 CCTV कैमरों से लेस रहेंगे। इन्हें 6 कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। बंकर भी बनवाए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मन की बात का 122वां एपिसोड हुआ जारी। प्रधानमंत्री मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य मिशन नहीं, बदलते भारत की तस्वीर है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी आज रेडियो शो मन की बात के 122वें एपिसोड को संबोधित कर रहे थे। एपिसोड की शुरुआत में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, बल्कि यह हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भाव से भर दिया, तिरंगे में रंग दिया है। प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना के पराक्रम की भी
भी सराहना की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भाजपा एनडीए के सीएम डिप्टी सीएम की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग में पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर, जातिगत जनगणना, मोदी 3.0 सरकार के 1 साल पर चर्चा हुई। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली के अशोक होटल में बैठक की। इसके अलावा उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी बात की। मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर, जाति जनगणना, सुशासन, मोदी सरकार के तीसरे टर्म का 1 साल पूरा होने पर चर्चा होगी। बैठक में 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और 18 डिप्टी सीएम शामिल हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका को बांग्लादेश बेच रहे हैं यूनिस, आतंकवादियों की मदद से हथियाई सत्ता, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के गंभीर आरोप। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश में सियासी उथल पुथल के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस पर बड़ा आरोप लगाया है। शेख हसीना ने कहा कि यूनिस ने आतंकवादियों की मदद से बांग्लादेश की सत्ता हथियाई है और इसमें से कई आतंकी संगठन ऐसे हैं जिन पर अंतर्राष्ट्रीय बैन लगा हुआ है। अपनी फेसबुक पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि यूनिस ने सत्ता हथियाने के लिए प्रतिबंधित लोगों की मदद ली, जिनसे अब तक हमने बांग्लादेश के नागरिकों की रक्षा की थी। सिर्फ एक आतंकवादी हमले के बाद हमने सख्त कदम उठाए, कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन अब बांग्लादेश की जेलें खाली है। यूनिस ने ऐसे सभी लोगों को रिहा कर दिया है और अब बांग्लादेश में उन आतंकवादियों का ही राज है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रूस और यूक्रेन के बीच 614 कैदियों की अदला बदली हुई। 3 दिन में एक दूसरे के 1,000 कैदी रिहा करेंगे, ट्रंप ने शांति समझौते की कोशिश बताया। दरअसल दोस्तों, रूस और यूक्रेन ने 24 मई को एक दूसरे के 307 और 307 कैदियों की अदला बदली की। साथ ही 303 कैदियों को रिहा भी किया जाएगा। यह 3 साल से जारी जंग में सबसे बड़ी कैदी अदला बदली का हिस्सा है। दरअसल दोस्तों, शनिवार को वे अदला बदली की जानकारी रूस के रक्षा मंत्रालय और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर दी है। जेलेंस्की ने लिखा कि कल और रिहाई होने की उम्मीद है। हमारा लक्ष्य हर एक यूक्रेनी को रूस के कैद से वापस लाना है। इससे पहले 23 मई को दोनों देशों ने 390 कैदियों को रिहा किया था। 3 दिनों में दोनों पक्षों से 1,000 कैदियों को रिहा किया जाना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन किए, गर्भगृह में 10 मिनट रुके, हनुमानगढ़ी पहुंचकर लड्डू भी चढ़ाए, अनुष्का का हाथ पकड़कर परिक्रमा की। जी हां दोस्तों, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा रविवार सुबह अयोध्या पहुंचे। दोनों ने सुबह 7 बजे रामलला के दर्शन किए। मंदिर के सीईओ आशुतोष तिवारी ने बताया कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को प्रोटोकॉल के तहत अंदर ले जाया गया। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी संतोष तिवारी ने रामनामी पहनाकर उनका अभिनंदन किया। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा 10 मिनट तक राम मंदिर के गर्भगृह में रहे। वहां पुजारी से मंदिर की नक्काशी के बारे में बात की, राम दरबार और पूरे मंदिर को भी देखा। वे करीब आधे घंटे तक मंदिर परिसर में रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान की कठपुतली सरकार से बातचीत करना बेकार, सिर्फ सेना से करेंगे बात, इमरान खान ने दिखाया आईना। जी हां दोस्तों, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंक परस्त पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है और साफ हो चुका है कि शहबाज शरीफ की सरकार सेना की गोद में खेल रही है। अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी इस बात को कबूल किया है। जेल में बंद इमरान खान ने सरकार को आईना दिखाते हुए शनिवार को कहा कि वह पाकिस्तानी सेना के साथ बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि PMLN की कठपुतली सरकार के साथ बातचीत करना बेकार है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में आंधी बारिश, 49 फ्लाइट डाइवर्ट। गाजियाबाद में एसीपी ऑफिस की छत गिरने से एसआई की मौत, देश में आज से नोतपा लगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में रविवार सुबह आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई थी। मिंटो रोड, मोतीबाग और दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की सड़कों पर पानी भर गया। इसके चलते 100 से ज्यादा फ्लाइट प्रभावित हुई। दिल्ली एयरपोर्ट ने बताया कि रात 11:30 बजे से सुबह 4 बजे तक 49 फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई। अब हालात सामान्य है। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कल रात आई आंधी बारिश के चलते एसीपी ऑफिस में बने कमरे की छत गिर गई। इसमें एक सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं दोस्तों, मानसून कल देश में दस्तक दे चुका था। यह केरल में अपने तय समय से 8 दिन पहले पहुंचा है। वहीं दोस्तों, कल से ही नोतपा की भी शुरुआत हो चुकी है, जो 2 जून तक रहेगी। इस दौरान भीषण गर्मी होती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज से देश के 21 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा उत्तराखंड में ओले गिरने और राजस्थान में धूल भरी आंधी और हीट वेव की चेतावनी दी गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शशि थरूर बोले, मैं सरकार के लिए काम नहीं करता, पाकिस्तान पर कार्यवाही से खुश हूं। ओवैसी बोले, आतंकवाद पाकिस्तान से शुरू होता है। जी हां दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान की सच्चाई बताने के लिए शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन शनिवार देर रात न्यूयॉर्क पहुंचा। कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं सरकार के लिए काम नहीं करता, मैं एक विपक्षी पार्टी के लिए काम करता हूं। लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि भारत ने पाकिस्तान को जैसा जवाब दिया वो बिल्कुल सही था। उधर दोस्तों, बहरीन पहुंचे डेलीगेशन में शामिल AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी सरकार ने हमें यहां भेजा है ताकि दुनिया को पता चल सके कि भारत कितने सालों से आतंक के खतरे का सामना कर रहा है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केरल में लाइबेरिया का कार्गो शिप डूबा। नेवी और कोस्ट गार्ड ने सभी 24 क्रू मेंबर्स का रेस्क्यू किया। कंटेनर्स में खतरनाक केमिकल थे। जी हाँ दोस्तों, केरल में कोच्चि तट पर लाइबेरिया का कार्गो शिप MSC एल्सा-3 डूब गया। इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी ने सभी 24 क्रू मेंबर्स को बचा लिया है। शिप पर लदे 640 कंटेनर्स में कैल्शियम कार्बाइड, डीजल, फर्नेंस ऑयल समेत कुछ खतरनाक केमिकल भरे थे। शिप 23 मई को केरल के ही विझीनजाम पोर्ट से कोच्चि के लिए रवाना हुआ था। 24 मई को दोपहर करीब 1:30 बजे कोच्चि तट से 38 समुद्री मील की दूरी पर करीब 26 डिग्री तक झुकने की खबर दी गई थी। इमरजेंसी की सूचना मिलते ही कोच्चि में ICG की मरीन रेस्क्यू सब सेंटर ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। टेंडर की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को मैंने ही दी थी। CBI चार्जशीट में भ्रष्टाचार के आरोप पर बोले सत्यपाल मलिक। जी हां दोस्तों, CBI ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के सिविल कामों के ठेकों में कथित भ्रष्टाचार के मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया था। लगभग 2200 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब सत्यपाल मलिक का कहना है कि जिस टेंडर के तहत उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं उसकी जानकारी उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी। दरअसल दोस्तों, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हाल ही में एक बयान जारी कर बताया कि वे पिछले 2 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर चार्जशीट तब दाखिल की गई जब मैं स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में था। मैं अपने देशवासियों से साफ कहना चाहता हूं कि मैं एक किसान का बेटा हूं और किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह द्वारा स्थापित सिद्धांतों का पालन कर पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम करता रहा हूं। मैं इस चार्जशीट से डरने वाला नहीं हूं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केरल के बाद महाराष्ट्र में समय से पहले आया मानसून, कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, केरल के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून ने महाराष्ट्र में भी समय से पहले दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारी शुभांशी ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों में मानसून मुंबई तक पहुंच सकता है। इसके असर से राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उधर दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार इस समय मानसून की उत्तरी सीमा महाराष्ट्र के देवगढ़ तक पहुंच चुकी है, जो सामान्य समय से कुछ दिन पहले की स्थिति है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में राज्य के अन्य हिस्सों में भी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जेलेंस्की ने करवाया था पुतिन के हेलीकॉप्टर पर ड्रोन अटैक, रूस का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, रूस ने रविवार को बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन के हेलीकॉप्टर पर ड्रोन अटैक किया था। रूसी पक्ष का आरोप है कि इसी हफ्ते क्रुस्क के दौरे के दौरान पुतिन का हेलीकॉप्टर ड्रोन हमले के बीच आया और फिर उड़ता रहा। रूसी एयर डिफेंस ने राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा सुनिश्चित की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर नीति आयोग बोला, यहां आईफोन बनाना सस्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था भारत में आईफोन मत बनाओ, नहीं तो 25% टैरिफ लगाएंगे। जी हां दोस्तों, नीति आयोग ने कहा है कि भारत में दूसरे देशों के मुकाबले आईफोन बनाना सस्ता है। भारत एप्पल को आईफोन बनाने के लिए सस्ते और बेहतर विकल्प ऑफर करता है। नीति आयोग का यह बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आईफोन मैन्युफैक्चरिंग पर टैरिफ लगाने की धमकी के बाद आया है। दरअसल दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के CEO टिम कुक से कहा था कि अमेरिका में बिकने वाले आईफोन वहीं बनाए, वरना 25% टैरिफ लगा देंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लालू प्रसाद यादव ने बेटे तेज प्रताप को 6 साल के लिए RJD से निकाला, परिवार से भी बेदखल किया। जी हां दोस्तों, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। उन्होंने बीते दिन अपने रिलेशनशिप का ऐलान किया था। तेज प्रताप यादव ने अपनी अनुष्का यादव नाम की गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीर शेयर की थी। बाद में उन्होंने कई बार अपने सोशल मीडिया पोस्ट रिवाइज किया और बाद में कहा कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था। अब कार्रवाई करते हुए राजद प्रमुख ने कहा कि अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखते हैं वो स्वविवेक से निर्णय लें। लालू प्रसाद यादव ने आगे कहा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। बड़े बेटे की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्य और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। इसलिए उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एक्स सर्विस 3 घंटे ठप रहने के बाद फिर हुई शुरू। यूजर पोस्ट नहीं देख पा रहे थे। 2.5 महीने में दूसरी बार सर्विस डाउन हुई।
जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को डेटा सेंटर में तकनीकी खराबी के कारण दूसरे दिन भी करीब 3 घंटे तक अपडेट का इंतजार करना पड़ा। शनिवार शाम को करीब 5:30 बजे से लगभग 8:50 तक सर्विसेज डाउन रही। भारत समेत दुनिया भर में यूजर्स को लॉग इन, साइन अप, पोस्ट करने और देखने के अलावा प्रीमियम सर्विस सहित प्रमुख सुविधाओं का उपयोग करने में दिक्कत हुई। शुक्रवार को भी एक्स कुछ घंटों तक डाउन हुआ था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ताजमहल की सुरक्षा होगी हाईटेक, एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जाएगा। रविशंकर बोले, अगर हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा तो ऑपरेशन सिंदूर से जवाब मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यूपी में ताजमहल की सुरक्षा के लिए मॉडर्न एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे किसी भी हवाई खतरे से निपटा जा सके। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि ताजमहल की सुरक्षा में पहले से ही सीआईएसएफ और यूपी पुलिस तैनात हैं, लेकिन अब इसमें ड्रोन को रोकने वाली तकनीक भी जोड़ी जा रही है। उधर दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान की सच्चाई बताने के लिए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन भारत से रवाना हो गया। ये डेलीगेशन 25 से 7 जून तक यूरोप के 6 देशों फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड, बेल्जियम और जर्मनी का दौरा करेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आरएसएस चीफ बोले, ताकतवर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं। कहा, हिंदू एक हो, देश की सेना को भी मजबूत बनाए ताकि कोई उसे जीत न सके। जी हाँ दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत के पास शक्तिशाली होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम अपनी सभी सीमाओं पर बुरी ताकतों की दुष्टता को देख रहे हैं। मोहन भागवत ने हिंदू समाज से एक होने और भारतीय सेना को ताकतवर बनाने की अपील की, ताकि कई शक्तियां एक साथ आने पर भी उसे जीत न सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शक्ति को धर्म के साथ जोड़ना चाहिए। हमें सद्गुण और शक्ति दोनों की पूजा करनी चाहिए। लोगों की रक्षा, दुष्टों का खात्मा करने के लिए यही हमारी शक्ति का स्वभाव होना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हेराफेरी 3 विवाद खत्म करने वाले हैं परेश रावल। लीगल नोटिस पर तोड़ी चुप्पी, कहा कानूनी जवाब भेज दिया है, अब मामला शांत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक्टर परेश रावल ने हेराफेरी 3 छोड़ने पर मिले लीगल नोटिस को लेकर चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने बताया कि उनके वकील और अमित नायक ने कानूनी जवाब भेज दिया है। परेश ने कहा कि जवाब पढ़ने के बाद मामला शांत हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, एक्टर परेश रावल ने रविवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया, मेरे वकील अमित नायक ने मेरे सही तरीके से फिल्म छोड़ने और बाहर निकलने को लेकर एक उचित जवाब भेज दिया है। एक बार जब वो मेरा जवाब पढ़ लेंगे तो सभी मुद्दे शांत हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, अमित नायक को अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर जैसे सितारों के बड़े केस संभालने के लिए जाना जाता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कांस 2025 की क्लोजिंग सेरेमनी में आलिया भट्ट ने रचा इतिहास। गुची ब्रांड की डिजाइन की हुई पहली साड़ी पहनी, दूसरी प्रेगनेंसी की अफवाहें भी उड़ी। जी हाँ दोस्तों, आलिया भट्ट ने इस साल कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर डेब्यू किया। पहले दिन जहां एक्ट्रेस बॉडी कॉन ड्रेस से प्रेगनेंसी रूमर्स से चर्चाओं में आई थी, वहीं क्लोजिंग सेरेमनी में आलिया भट्ट ने अपने लुक से इतिहास रच दिया। दरअसल दोस्तों, एक्ट्रेस ने कांस के आखिरी दिन गुची ब्रांड की गोल्डन साड़ी पहनी थी। यह पहली बार है जब गुची जैसी इंटरनेशनल ब्रांड ने साड़ी डिजाइन की है। दरअसल दोस्तों, आलिया भट्ट की साड़ी में कई कीमती स्वरोव्स्की क्रिस्टल जड़े हुए थे। करीब से देखने पर नजर आता है कि इन क्रिस्टल से पूरी साड़ी में गुची ब्रांड का लोगो बना हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अलविदा नहीं कह रहा, न ये कह रहा हूं कि लौटूंगा। आईपीएल खेलने के सवाल पर बोले महेंद्र सिंह धोनी। जी हां दोस्तों, आईपीएल के अपने आखिरी लीग मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की गुजरात टाइटंस पर जीत के बाद एमएस धोनी ने अपने आईपीएल भविष्य को लेकर स्थिति साफ नहीं की है। धोनी ने कहा कि वह इस फैसले के लिए कुछ समय लेंगे और आने वाले कुछ महीनों में तय करेंगे कि वे अगला सीजन खेलेंगे या नहीं। मैच के बाद धोनी ने कहा कि मेरे पास फैसला करने के लिए 4-5 महीने हैं, कोई जल्दी नहीं है कि क्या करना है। हर साल शरीर को फिट रखने में 50% ज्यादा मेहनत लगती है। यह क्रिकेट का सर्वोच्च स्तर है। अगर खिलाड़ी प्रदर्शन के आधार पर संन्यास लेने लगे तो कई तो 22 की उम्र में ही संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कहा कि जरूरी यह है कि आपके अंदर कितनी भूख है, आप कितने फिट हैं और टीम के लिए कितना योगदान दे सकते हैं और क्या टीम को आपकी जरूरत है। मेरे पास पर्याप्त समय है, मैं रांची वापस जाऊंगा, लंबे समय से घर नहीं गया हूं, कुछ बाइक राइड्स का आनंद लूंगा, फिर 2-3 महीने बाद फैसला करूंगा। यानी कि दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी संन्यास लेंगे आईपीएल से या नहीं, इसके लिए अभी 4-5 महीने का इंतजार और करना होगा। वैसे आप क्या चाहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल से संन्यास ले लेना चाहिए या फिर अभी उन्हें और खेलना चाहिए? आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सबसे ज्यादा बारिश कौन सी जगह पर रिकॉर्ड की जाती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस जगह का नाम जहां पर कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है तो जल्दी से जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।